हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। इसमें हम मिनी जीएस के दूसरे एपिसोड में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी पर हम केवल चर्चाएँ करेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा बहस ना करने के साथ इसको छोड़ करके हम केवल टॉपिक पर आते हैं। इसमें दिया गया है वेदों में, यानी वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम इसका जवाब होगा वितिस्ता। यानी वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता, चेनाब नदी को अस्कनी, चेनाब नदी को अस्कनी तथा रावी नदी को परुषणी, परुषणी, परुषणी और गाय को अघन्या कहा जाता है। अघन्या अर्थात वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता, चेनाब नदी को अस्कनी, रावी को परुषणी और गाय को अघन्या कहा जाता है। और इसमें कुछ देश एवं राजधानी उसकी आती है, जिसमें केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी है ना, केन्या की राजधानी नैरोबी। अब आप लोग बताएंगे इस नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर्स है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम है ना, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, हेगन, ठीक। और तंजानिया की राजधानी दोदोमा, दोदोमा, और मोरक्को की राजधानी रबात होती है, ठीक। इसी तंजानिया में ही, तंजानिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका में वैसे तो कुल 55 देश हैं, जिसमें छह आपके द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश हैं, और 49 जो है आपके स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध की बात है, लैंड लॉक कंट्री। और अगर इसमें देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री वो आपका है अल्जीरिया, है ना, अल्जीरिया, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। तो इसमें इसको हम देखेंगे तंजानिया, है ना। और इसी तंजानिया और युगांडा के बीच, तंजानिया और युगांडा के बीच एक आपने झील देखी होगी, विक्टोरिया झील। इसका निर्माण यहीं से होता है, अर्थात ये झील यहां से निकलती है और इसी झील से नील नदी का उद्गम होता है। यानी नील नदी का उद्गम पूछेगा कहां से होता है, तो विक्टोरिया झील से, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे विक्टोरिया झील। अब यहाँ पे इसमें तंजानिया में, ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक। तो और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी वह कौन सी है? किलिमंजारो, यानी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। यह एक ज्वालामुखीय चोटी है। इसमें धम्मचक्र परिवर्तन की बात आती है। धम्मचक्र परिवर्तन ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसमें पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में देते हैं, सारनाथ में। और सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कहां पर है? यूपी में है, ठीक। और इनका जन्म जो है लुम्बिनी, लुम्बिनी। और ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया बिहार में मिलती है, बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे जैन धर्म, जैन तीर्थंकर, इसका संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। और यहां पर पहले जैन तीर्थंकर जो है ये आदिनाथ या इन्हें ही ऋषभ देव कहा जाता था, ऋषभ देव, ठीक। और इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें 23वें आपके पार्श्वनाथ, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का देवता। तो सांपों का देवता पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें। 24वें तीर्थंकर महावीर, महावीर, ठीक, ये हो गए। तो जैन धर्म से संबंधित ये कुछ। आगे त्रिदर्शन, त्रिदर्शन में आपके 3 थे, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। तो ये आपके त्रिदर्शन के अंतर्गत यही तीनों आएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और इनका संबंध जैन धर्म से संबंधित है, इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। ऋग्वेद की बात आती है, ऋग्वेद में
पहली चीज ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात आती है। इसमें ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक, 1028 सूक्त है। 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है, ठीक है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इसी गायत्री मंत्र में किसका, भगवान सूर्य को समर्पित यह है, ठीक। ऋग्वेद की बात आती है आगे। इसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ यहां पर आपका होगा गोपथ। अथर्ववेद का, यजुर्वेद का शतपथ। यानी ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, यजुर्वेद का शतपथ है। एक हमारा आता है त्रिवेद ना, त्रिवेद। और त्रिवेद में शामिल कौन नहीं है, आपका अथर्ववेद ही आपका क्या है, ऋग्वेद में शामिल नहीं है, क्योंकि इसे ही जादू टोना का वेद इसे कहा जाता है। यानी अथर्ववेद को जादू टोने का वेद कहा जाता है। खजुराहो मंदिर की बात आती है। यह छतरपुर मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण जो है चंदेल शासक द्वारा पंचायतन शैली में इसका निर्माण किया गया है। इसका दूसरा नाम कदरिया महादेव का मंदिर इसे ही कहा जाता है। हम इसमें कदरिया महादेव का मंदिर, इसमें हम एक टॉपिक एक नया लेंगे जिसमें मंदिर के ही बारे में ही केवल चर्चा होंगी। इसी तरह उत्सव होंगे आपके, यानी महोत्सव जो होते हैं, त्योहार जो होते हैं, इन सब पर एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो आपका बनेगा। मीनाक्षी मंदिर की बात आती है। मीनाक्षी मंदिर यह कहां पर है, मदुरई में है। और मदुरई है कहां, तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु में है। और मदुरई किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, मीनाक्षी मंदिर। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली है ना, शैली में आपका होता है, जिसमें द्रविड़ शैली जो होती है, जिसमें बेसर शैली होता है, पंचायतन शैली, उन्हीं के बीच में जो आते हैं वो द्रविड़ शैली, ठीक है। कामाख्या मंदिर, इसमें कामाख्या मंदिर यह असम में है। कामाख्या मंदिर असम में है ना। इसमें कामाख्या मंदिर यहां पर ये मतलब जहां से जहां से मनुष्य का जन्म होता है, इसमें ही उस मंदिर की पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे अंबुबाची का मेला कहते हैं। यानी कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। और इसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे ही पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। तो कामाख्या मंदिर यह असम में है, यहीं पर अंबुबाची का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा की जाती है, जहां से मनुष्य का जन्म होता है। यहाँ पर ही अंबुबाची का मेला लगता है, और इसे ही पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है, इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक यह 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर, यानी इसी ने ही बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने ही शुरू कराया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, किंतु पूरा इल्तुतमिश ने कराया। इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश
हैं, ठीक। यानी इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। और इसकी मृत्यु जो है इसे ही यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन लाख बख्श की उपाधि इसे ही दी गई है। और इसकी मृत्यु जो है, इसकी जो मृत्यु थी वह चौगान आप जानते हैं, पोलो जानते हैं ना, उसी को कहा जाता है चौगान, खेलते समय हो गई थी। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी, या 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया, कुतुब मीनार का इसी ने ही निर्माण शुरू कराया था, लेकिन जो इसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने कराया, इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इसका वास्तविक संस्थापक यानी इल्तुतमिश होता है। इसे ही लाख बख्श की यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई और इसकी मृत्यु जो है चौगान या पोलो खेलते समय हुई। अब बताइएगा आप लोग, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, हाँ, इसका आंसर तो हो गया यूनेप ना। यूनेप का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1974 को होती है। इसीलिए 5 जून को ही प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। लेकिन पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया, जिसमें मेजबान देश आपका अमेरिका, यूएसए, यानी होस्ट कंट्री आपकी यूएसए रही। ठीक, यहां पे आता है हुमायूं का मकबरा की बात आती है। हुमायूं का मकबरा इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। इसे पूर्व का ताजमहल इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। ठीक, हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। एक हमारा है रानी की बाब। इसको आप बताइए कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है? ठीक, हाँ, ठीक है। इसमें पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। लेकिन अब इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बारे में चर्चा की। थोड़ा बहुत और भी चर्चा इसमें हम कर लेते हैं, तब तक आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानते हैं कि मेरी राइटिंग बहुत ही ओवर राइटिंग है, पर इतना जानते रहिए कि ये जो 5 मिनट में आपको ये सारी चीजें मिल जाते हैं, आपको कम से कम 1 घंटे में ये मैटर आपको उपलब्ध होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसमें और भी चीजें देखेंगे, जैसे इसमें चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहते हैं। नहीं, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहते हैं। शाहजहां को कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को, वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहते हैं। अब बताइएगा, आर्किटेक्चर ना, वास्तुकला का स्वर्णकाल। अब इसमें हम देखेंगे, अब बताइएगा ऐसा कौन सा भारतीय है जिसे एकमात्र भारतीय है जिसे आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया था। ऊर्जा का 10% की मतलब जो भी ऊर्जा होगी, यानी अगर एक जीव जो है किसी दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, और फिर उस जीव को कोई दूसरा जीव खाता है, तो यहां पर उससे केवल इस जीव से केवल उसे 10% ही ऊर्जा प्राप्त हो। यही है क्या? ऊर्जा का 10% रूल्स। काकोरी ट्रेन डकैती, पहली बात इसका हम जान लेंगे, इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी इस डकैती के स्थान पर एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, 9 अगस्त 1925 को होती है काकोरी ट्रेन डकैती। अब यहाँ पे 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। और उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है। ठीक, और चौरी चौरा घटना, इसी में ही असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी पूछेगा कि किस घटना के तहत असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना, जो कब होती है? कहाँ होती है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर। और उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्हें
क्या कहा जाता है? इनकी इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, 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 है ना। सत्य शोधक समाज इन्हीं का है, ठीक है, सत्य शोधक समाज। आगे, भारतीय उपद्रव का पिता या जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को